Hello, student. Myself Anand Bedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the second segment of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. The topic for today's class is the Russian Revolution. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. Dear students, हम लोगों ने पहले सेगमेंट में पढ़ा था कि कैसे जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स ने अपने एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए थे और सोशलिज्म की एक तरह से शुरुआत सी हो गई थी। रशिया जो कि एक उन देशों में शामिल था जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही कम हुए थे। सोशलिस्ट टुक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1917 के अक्टूबर के मंथ में रिवॉल्यूशन होता है और इस रिवॉल्यूशन के द्वारा सोशलिस्ट सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। द फॉल ऑफ मोनार्क इन 1917 and the events of October are normally called Russian Revolution. 1917 में मोनार्क की समाप्ति हो जाती है। फरवरी के महीने में जो रिवॉल्यूशन होता है, जो क्रांति होती है, उसके द्वारा मोनार्की खत्म हो जाती है और फिर अक्टूबर में भी रिवॉल्यूशन होता है। इन दोनों ही रिवॉल्यूशन को रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? हाउ डिड दिस कम अबाउट? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन ऑकर्ड? रिवॉल्यूशन जिस समय रशिया में हुए उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी? टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोगों को रशिया के बारे में अध्ययन करना होगा जो कुछ वर्ष पहले वहां देखने को मिल रहा था। 2.1 द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में रशियन एम्पायर की क्या स्थिति थी, आइए ये समझते हैं। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में जार निकोलस सेकंड रशिया पर शासन कर रहा था। जार निकोलस सेकंड की तस्वीर यहां दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। Besides the territory around Moscow and Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus। रशिया में मॉस्को के अतिरिक्त आज के और भी कई सारे देश हैं जो उस समय रशिया का पार्ट हुआ करते थे। तो ये करंट डे एरियाज कौन कौन से हैं? तो इनमें है फिनलैंड, लत्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड यानी पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन एंड बेलारूस। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज्ड इवन टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इसकी जो फैलाव थी वो पैसिफिक ओशन की तक थी और जो आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वो भी रशिया में शामिल था। एज वेल एज जॉर्जिया। अभी हम लोगों ने जो क्षेत्रों के नाम पढ़े हैं उनके अतिरिक्त जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान भी उसमें शामिल था। द मेजॉरिटी रीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनमें मेजॉरिटी थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये डेवलप करके बने हुए थे। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इनके अतिरिक्त इस एम्पायर में कैथोलिक्स भी रहा करते थे, प्रोटेस्टेंट भी हुआ करते थे, मुस्लिम भी थे और साथ साथ बुद्धिस्ट लोग भी रहा करते थे। यह जो मैप आपको दिखाया गया है इसमें आप रशियन एम्पायर को यहाँ देख सकते हैं। रशिया की जो बाउंड्री दिखाई गई है वो इधर जर्मनी और स्वीडन तक है
इधर ऑस्ट्रिया हंगरी आप देख सकते हैं, ब्लैक सी तक ये एम्पायर फैला हुआ है। यहाँ पर आप रोमानिया देख सकते हैं। यानी इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, आज के डेट में ये कंट्रीज हैं जो 1914 के दौरान स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, वो रशियन एम्पायर के हिस्सा थे, जिनके नाम हम लोगों ने अभी तुरंत देखे हैं। यानी उस समय रशियन एम्पायर की सीमा जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी तक हुआ करती थी। 2.2 इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब हम रशिया के अर्थव्यवस्था और वहां के समाज के बारे में जानते हैं। At the beginning of 20th century, vast majority of Russia's people were agriculturalists. 20th century की शुरुआत में यानी 1910 के आसपास, जिसे 1914 के बारे में 1914 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय रसिया के अधिकांश लोग क्या करते थे, तो खेती बाड़ी करते थे। Around 85% of Russian Empire's population earned their living फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये कितने परसेंट लोग थे जो एग्रीकल्चर से अर्न करते थे, तो देवर 85%, 85% रशियन पीपल थे जो एग्रीकल्चर से ही अपनी आजीविका चलाते थे। दिस प्रोडक्शन वाज हायर देन इन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। और जो एग्रीकल्चरलिस्ट का जो परसेंटेज यहाँ रसिया में देखने को मिलता है, ये यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में काफी ज्यादा था। फॉर इंस्टेंस, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. अगर हम फ्रांस और जर्मनी की देखें तो फ्रांस में केवल 40% लोग खेती बाड़ी करते थे, वहीं जर्मनी में केवल 50% लोग खेती बाड़ी किया करते थे। तो इनकी तुलना में रसिया में खेती बाड़ी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. यहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे वो केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही प्रोडक्शन नहीं किया करते थे, बल्कि वो बाजार के लिए भी एग्रीकल्चर किया करते थे। उनका प्रोडक्शन बाजार में सेल भी हुआ करता था, और हम कह सकते हैं कि रसिया उस समय मेजर एक्सपोर्टर था। किन चीजों का? फूड ग्रेन्स का। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री चारों तरफ फैले हुए नहीं थे, कुछ खास रीजन थे जहां पर इंडस्ट्री पाए जा रहे थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। दो सिटीज थे जो प्रोमिनेंट थे, यानी सबसे महत्वपूर्ण थे, जहां पर इंडस्ट्री लगी हुई थी। ये दो रीजन कौन थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग एंड Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. बड़े पैमाने पर क्राफ्टमैन काम किया करते थे, प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा इन क्राफ्टमैन के द्वारा हुआ करता था, लेकिन क्राफ्टमैन के अतिरिक्त, इनके वर्कशॉप के अतिरिक्त लार्ज फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट कर रहे थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हुआ करती थी जिसमें प्रोडक्शन हो रहे थे। मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन 1980s। बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे जो 1980s के दशक में स्थापित किए गए थे। व्हेन रसियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। 1890 के दशक में कई सारे फैक्ट्री लगे हुए थे, और ये वो समय था जब रसिया में रेलवे नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सटेंड हो रहे थे, बहुत तेजी से रेलवे का फैलाव हो रहा था। इसी समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला इंडस्ट्री के फील्ड में। कोल प्रोडक्शन डबल्ड। कोयले का प्रोडक्शन कितना हो गया? तो 2 गुना हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। यानी लोहे का और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो क्वाड्रपल्ड हो गया, यानी 4 गुना हो गया। बाय 1900s in some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number। 1900 के दशक में
क्राफ्टमैन और फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, इनकी संख्या लगभग बराबर हो गई थी। यानी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में लोगों को रोजगार अधिक मिलने लगा। मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब प्रश्न उठता है कि रसिया के जो इंडस्ट्रीज थे उसके ओनर्स कौन थे? तो ऑफ कोर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट लोग इसके ओनर थे। यानी जो सरकार यहाँ थी, जो शासक हुआ करता था, वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया था। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी क्या थी? तो गवर्नमेंट इन फैक्ट्रियों का सुपरविजन किया करती थी, उसकी जांच किया करती थी, ताकि वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी जरूर मिल सके और साथ ही साथ उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो एक लिमिट में रहें, उनसे अनावश्यक काम न लिया जाए और उन्हें मजदूरी आवश्यकता से कम नहीं दिया जाए, ये सुनिश्चित करने का काम गवर्नमेंट का था। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। नियम तो थे, लेकिन इन नियमों को, इन रूल्स को खूब तोड़ा गया और जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे वो इसे रोक नहीं पा रहे थे। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड a small workshop, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. फैक्ट्रीज में जनरली जो वर्कर्स काम कर रहे थे वे 10 से 12 घंटे काम किया करते थे। वहीं जो क्राफ्टमैन थे, क्राफ्ट यूनिट्स में 15-15 घंटे लोगों को काम करने पड़ रहे थे। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज। लोगों के रहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, एक रूम में लोगों को रहना पड़ता था या फिर डॉर्मिटरीज बने हुए थे जो पुअर क्वालिटी के हुआ करते थे, कम स्पेस वाले हुआ करते थे, इसमें वर्कर्स को रहना पड़ता था। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर्स समूहों में नहीं थे बल्कि ये बटे हुए थे, इनका समूह बटा हुआ था। सम हैड ए स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेजेस फ्रॉम विच दे कम। इनमें कुछ लोग थे जिनका अपने गांवों से काफी अच्छा लिंक हुआ करता था, जिन गांवों से ये आया करते थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज। वहीं कुछ लोग थे जो सिटीज में ही सेटल कर गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। वर्कर्स में भी कई प्रकार के हुआ करते थे और उनमें ये जो डिवीजन था वो उनके स्किल के आधार पर हुआ करता था। A metal worker of St. Petersburg recalled, metal workers considered themselves aristocrats among other workers. जो वर्कर्स सेंट पीटरबर्ग के मेटल वर्कर्स थे, जो सेंट पीटर्सबर्ग के मेटल फैक्ट्री में काम किया करते थे, वे अपने आप को अरिस्टोक्रेट्स मानते थे और दूसरों से वे अपने आप को उच्च दर्जे का समझते थे। Their occupations demanded more training and skill. इनके ऑक्यूपेशन में अधिक ट्रेनिंग की और अधिक स्किल की आवश्यकता हुआ करती थी। Women made up 31% of factory labor force by 1914. 1914 तक फैक्ट्री में महिलाओं के काम करने की जो प्रतिशत थी वो 31% थी, यानी 100 में 31 महिलाएं थीं जो फैक्ट्रियों में काम करती थीं। But they were paid less than men. यहाँ पर उनके पेमेंट में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पेमेंट कम मिल रहे थे, between half and 3/4 of women's wage. यानी पुरुषों के जो इनकम हुआ करते थे उससे आधा से चौथाई के बीच महिलाओं की मजदूरी हुआ करती थी। Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. वर्कर्स के बीच जो डिविजन्स थे ये उनके ड्रेस के द्वारा भी देखे जा सकते थे, पहचाने जा सकते थे और उनके मैनर्स के द्वारा भी। Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कुछ वर्कर्स के एसोसिएशन भी हुआ करते थे, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी।
ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखे हुए थे और ये लोग अपने समूह के लोगों की मदद किया करते थे, खास करके जब एम्प्लॉयमेंट का दौर हुआ करता था या आर्थिक तंगी की स्थिति आती थी, तो उस समय ये जो वर्कर्स के एसोसिएशंस थे ये उन्हें हेल्प किया करते थे। Despite divisions, workers did unite to strike work or stop work when they disagreed with employers about dismissals और वर्क कंडीशंस। वर्कर्स में डिवीजन तो थे, इसके बावजूद भी वर्कर्स यूनाइट हो जाया करते थे जब स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती थी। ये स्ट्राइक कब हुआ करती थी? जब वो एम्प्लॉयर से डिसएग्रीड हुआ करते थे, खास करके वर्किंग कंडीशन के संबंध में और डिसमिसल के संबंध में। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in metal industry during 1902. इस तरह के जो स्ट्राइक्स थे वो 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, वहीं मेटल इंडस्ट्री में 1902 में इस तरह के स्ट्राइक देखने को मिल रहे थे। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अगर हम देहात क्षेत्रों की बात करें तो जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वे अधिकांश खेतों पर खेती किया करते थे। बट द नोबिलिटी एंड क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। जो नोबिलिटी थे, जो क्राउन हुआ करता था, शासक हुआ करता था, या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी, काफी प्रॉपर्टी इनके पास हुआ करती थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। जिस तरीके से वर्कर्स डिवाइडेड थे वैसे पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, पीजेंट्स भी बटे हुए थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। वे लोग काफी धार्मिक स्वभाव के भी हुआ करते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो इन लोगों में नोबिलिटी के प्रति कोई विशेष रेस्पेक्ट की भावना नहीं थी। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। जो नोबल्स हुआ करते थे, इन लोगों का जो पावर था, जो पोजीशन था, वो जार को दिए गए सर्विस की बदौलत था। यानी ये जार के लिए काम करते थे। जार मतलब रसिया का शासक, जो कि जार निकोलस सेकंड हुआ करता था। तो उसके सर्विस के द्वारा ये अपना पावर पोजीशन प्राप्त करते थे। इनका लोकल पॉपुलरिटी नहीं हुआ करती थी, लोग इन्हें पसंद नहीं किया करते थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। अगर हम इसकी तुलना फ्रांस से करें तो ये बिल्कुल फ्रांस से डिफरेंट था, क्योंकि फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ब्रिटानी जगह का नाम है, ब्रिटानी में पीजेंट्स नोबल्स का रेस्पेक्ट किया करते थे और उनके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रसिया में पीजेंट्स चाहते थे कि नोबल्स की जमीन किसानों में बांट दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। प्रायः ऐसा देखने को मिलता था, कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि वे रेंट पे करने से इनकार कर दिया करते थे, और इतना ही नहीं, कभी कभी तो लैंडलॉर्ड्स की वो हत्या तक कर दिया करते थे। In 1902, this occurred on large scale in South Russia. साउथ रसिया में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। किस ईयर में? तो 1902 में। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स took place all over Russia. 1905 में इस तरह की घटना पूरे रसिया में देखने को मिल रही थी। Russian peasants were different from other European peasants in another way. एक दूसरे तरीके से भी जो रसिया के किसान थे वो यूरोप के बाकी देशों के किसानों से भिन्न थे। They pooled their land together periodically
and their commune or mir divided it according to the needs of individual families. इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये लोग अपने जमीनों को एक साथ मर्ज कर दिया करते थे, मिला दिया करते थे, और फिर उनके जो कम्यून हुआ करते थे, वहां की भाषा में कहें तो मीर, तो ये कम्यून थे, वो जमीनों का पुनः बंटवारा करते थे इंडिविजुअल फैमिलीज के नीड के अनुसार। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के परिदृश्य में जमीन के थोड़े थोड़े हिस्से के लिए लोगों में लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम रसिया की बात करें 1940s के दौरान की, तो यहाँ हम देख सकते हैं काफी अधिक कोऑपरेशन किसानों में देखने को मिल रहा था। वे हर साल जमीनों का बंटवारा करते थे और बंटवारा करने का काम कम्यून के द्वारा हुआ करता था। कम्यून को वहाँ मीर भी कहा जाता था। जैसे आज हम कहते हैं गांव के जो चीफ होते हैं, मुखिया होते हैं, ठीक वैसे ही ये कम्यून भी हुआ करते थे, जो इंडिविजुअल फैमिलीज को उनकी आवश्यकता के अनुसार जमीनों को दिया करते थे, बांटा करते थे, और इस तरह से कोऑपरेशन के साथ सारे किसान रहा करते थे।